नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट ही यहीं से करेंगे, व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी में क्या होता है, कुछ करेक्टर्स है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे होंगे, उनको हम क्या बोल रहे हैं, हेरिडिटी बोल रहे हैं। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहे होंगे, उनको हम कह रहे हैं हेरिडिटी। ठीक है, तो ट्रांसफर हो क्या रहा है, ट्रेट्स या फिर करेक्टर्स। ठीक है, करेक्टर्स को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रेट्स बोलते हैं, और इसके ट्रांसफर को हम क्या बोल रहे हैं, हेरिडिटी। ठीक है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर। अब हेरिडिटी में आपने यहाँ पर पहले कुछ टर्म से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इनके बारे में हमें पढ़ना है डिटेल में। पहले टर्म समझेंगे, फिर वो वर्ड्स आएंगे तो आपको क्लियर होने चाहिए वो वर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स करके लिख लो। सबसे पहली टर्म आती है डोमिनेंट। ठीक है, अब डोमिनेंट क्या है यहाँ पर, डोमिनेंट मतलब जो अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर पाएगा। कोई भी दो चीजें हैं, एक ये है एक ये है। क्लियर। जो कैपिटल वाला है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, और जो स्मॉल वाला है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, घर में मम्मी है और आप हो। ठीक है, अब मम्मी ने आपको मारा, मम्मी क्या हुई, डोमिनेंट। तुम उल्टा मार सकते हो मम्मी को, नहीं मार सकते, तो तुम लोग क्या हो गए, रिसेसिव। ठीक है, मम्मी की प्रेजेंस में गुस्सा नहीं उतार सके, पर अगर वही मम्मी घर से बाहर चली जाए, तुमने घर में आतंक मचा देना है। ठीक है ना, तो अगर डोमिनेंट है, कोई बड़ा है, वो क्या कहलाएगा, डोमिनेंट। जो बड़ा है वो डोमिनेंट कहलाएगा। उसकी प्रेजेंस में आप जो रिसेसिव हो, छोटे हो, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, पर अगर डोमिनेंट नहीं है तो रिसेसिव वाला अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक है, तो डोमिनेंट क्या होता है, कंप्लीटली एक्सप्रेस इटसेल्फ। ठीक है, अपने आप को क्या कर लेगा, कंप्लीटली एक्सप्रेस कर लेगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं, डोमिनेंट बोल रहे हैं। रिसेसिव, रिसेसिव जो अपने आप को नहीं कर पाएगा, डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट। सिर्फ डोमिनेंट की प्रेजेंस में ही अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। अगर वहां पर डोमिनेंट नहीं है तो रिसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, क्लियर। तो डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा, रिसेसिव जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। फिर ट्रेट्स आपको बता ही दिया, ट्रेट स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर्स। ठीक है, फिर दो टर्म्स आती हैं, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या है, किसी का भी मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर क्या होता है, आपका एक्सटर्नल करेक्टर। जब आप किसी बाहर के करेक्टर की बात कर रहे हो, कोई भी दो लड़के हैं, लास्ट में लगा लो। ठीक है, मुझे इनका नाम नहीं पता फिलहाल। क्लियर। अब मुझे इन दोनों को बुलाना है, तो मैं क्या कह रही हूँ, वो ऑरेंज स्वेटशर्ट वाला लड़का या वो ब्लू स्वेटशर्ट वाला लड़का। ठीक है, जो भी है, अब मैं इतना गौर थोड़ी कर रही हूँ, चल जैकेट। क्लियर। तो वो ऑरेंज स्वेटशर्ट और ब्लू जैकेट वाले को बुला लो, ऐसे बोलूंगी। तो मैंने क्या किया, उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर की बात करी है, उन्होंने क्या डाला हुआ है। या कोई एक लंबा इंसान या छोटा इंसान खड़ा है, तो उस लंबे वाले को बुलाया हो या उस छोटे वाले को बुलाया हो। ठीक है, क्लियर।
तो ये हम कर रहे हैं बेसिकली। तो फिनोटाइप क्या है आपका? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की जब आप बात करते हो, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर की बात हो रही है, बाहर से कोई कैरेक्टर है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास जीनोटाइप। जीनोटाइप आपको पता ही है किसकी बात हो रही है यहाँ पर? जीन्स की बात हो रही है, जो कि क्या है? इंटरनल कैरेक्टर है। जीन्स क्या है? इंटरनल कैरेक्टर्स है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को जीन्स के बारे में नहीं पता है, तो पहले उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबने सेल के बारे में पढ़ा हुआ है। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स कंडेंस होकर, या क्रोमोसोम से पहले बात करते हैं, क्रोमोसोम से पहले ये हमने जो फिलहाल बनाया है इसको हम लिख देते हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स। ये समझो कि कोई धागा है, ठीक है, वो धागा है सिंपल, उस धागे को आप क्या बोल रहे हो? क्रोमैटिन थ्रेड बोल रहे हो। ये क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस होकर ये जुड़ गया, धागे को आपने लपेट दिया और, ठीक है, कंडेंस कर दिया। अब ये कंडेंस होकर क्या बन गया? क्रोमोसोम, ठीक है, क्लियर। अब एक स्ट्रक्चर है आपके पास जिसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए, ठीक है। डीएनए कुछ प्रोटीन्स के अराउंड रोटेट होता है, मतलब लिपटा हुआ होता है, ठीक है। तो ये आपका प्रोटीन है और ये आपका डीएनए है, ये बीच वाला आपका प्रोटीन है और साइड में आपका डीएनए। फिर ये प्रोटीन है, ये साइड में डीएनए, ये प्रोटीन है, ये साइड में डीएनए, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, ये स्ट्रक्चर क्या है आपका? क्रोमैटिन थ्रेड, ठीक है। क्रोमैटिन थ्रेड क्या है? डीएनए और आपका हिस्टोन प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स होते हैं उनको हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए एक दूसरे के रैप्ड अराउंड है। ऐसा लगा लो कि कोई धागा है और उस धागे में आपने मोती लगा दी है, ठीक है। तो वो जो चेन बनी है मोती वाली, धागे वाली जो आपके पास आई है, उस स्ट्रक्चर को आप क्या बोल रहे हो? क्रोमैटिन थ्रेड। उनको कंडेंस कर दिया, जोड़ दिया, तो आपके पास क्या आ गया? क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम के अंदर यही थ्रेड वाला स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। दैट मीन्स इसके पास क्या है? डीएनए। क्रोमोसोम्स के पास क्या है? डीएनए। और डीएनए पे क्या प्रेजेंट होती हैं? जीन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि आपके किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करती है। क्लियर? जीन क्या कर रही हैं? आपके कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रही हैं। जीन्स पे जो चीजें होंगी वही डिफाइन करती हैं कि मतलब जो भी चीज, हाइट का कैरेक्टर ले लो अगर, तो आपकी हाइट कैसी है, आई का कलर ले लो, आई का कलर कैसा है, कॉम्प्लेक्स कैसा है, वो भी सब, ये सारा क्या है? जीन्स डिसाइड करेंगे। क्लियर? तो क्रोमैटिन थ्रेड होता है न्यूक्लियस के अंदर, कंडेंस होकर क्रोमोसोम फॉर्म करता है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए और डीएनए के ऊपर जीन्स प्रेजेंट। क्लियर? तो इस तरह से ये हमारा पूरा सेल के अंदर का पार्ट हो गया। क्रोमोसोम, जीन्स, ट्रेट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अलील्स पे, ठीक है। अलील्स में क्या है आपके पास? अलील्स क्या है आपकी? कोई भी जो आपका जीन है, जीन हमारे पास क्या होगी? जैसे सपोज ये हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये किसी हाइट को शो कर रही है, जो कि टॉल इंसान है उसकी जीन्स है, ठीक है। कोई भी टॉल इंसान है उसकी जीन्स है कैपिटल टी, ये पेयर में होंगी, ठीक है। कैसी होंगी? ये पेयर में होंगी। क्लियर? आप इस सिंगल वाले को क्या कह रहे हो? अलील बोल रहे हो, ठीक है। जो पेयर में है उसको हम जीन्स बोल रहे हैं,
सिंगल वाले को आप क्या बोल रहे हो, अलील बोल रहे हो। तो अलील क्या है, वन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर जीन, वन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर जीन, कोई भी एक जीन है उसकी एक फॉर्म, उसको आप क्या बोल रहे हो, अलील बोल रहे हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, अलील। नेक्स्ट टर्म आ जाती है हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये क्रॉसेस हम करेंगे, अभी सिर्फ इसकी डेफिनेशन समझ रहे हैं कि ये है क्या एक्चुअल में। मोनोहाइब्रिड की बात करें तो मोनो मतलब सिंगल, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक सिंगल करेक्टर लेकर चलेंगे, कोई भी वन करेक्टर कंसीडर करेंगे ओनली। ठीक है, क्लियर। अब ये करेक्टर आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे सपोज आपने हाइट का करेक्टर ले लिया, ठीक है, हाइट के करेक्टर में कंट्रास्टिंग ट्रेड्स क्या क्या होंगे, एक तो टॉल होगा, कोई भी इंसान या तो टॉल होगा या फिर आपका क्या होगा, ड्वार्फ। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्रॉस करा रहे हैं, ऐसे क्रॉस को हम क्या बोल रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें एक करेक्टर है, एक करेक्टर लेकर चल रहे हो और उनके बीच में क्रॉस करा रहे हो, ऐसे क्रॉस को आप बोल रहे हो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें, डाई मतलब टू, अब यहाँ पर दो करेक्टर्स जो है वो हम चूज करेंगे। दो करेक्टर क्या क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक आपकी हो गई शेप, ठीक है, एंड एक हो गया कलर। ठीक है, शेप कैसी है किसी चीज की और कलर कैसा है। अब यहां पर हमारे पास पी प्लांट का एग्जांपल आ जाता है, जो आपका मटर हो गया। ठीक है, एक शेप आ जाती है हमारे पास राउंड, जो कि बिल्कुल गोल होगा, ठीक है, और एक आता है रिंकल्ड, जो कि आपका ऐसे होगा, रिंकल्स होंगे उस पे। ठीक है, बिल्कुल गोल मटर, बिल्कुल गोल मटर नहीं होगा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा। क्लियर, राउंड एंड रिंकल्ड, क्लियर। तो ये शेप हो गई। दूसरा करेक्टर हमने कहा कलर का, ठीक है, येलो कलर हो सकता है और ग्रीन कलर हो सकता है। क्लियर, तो राउंड एंड येलो ये दो अलग अलग क्या थे आपके करेक्टर थे, एक ये करेक्टर है, एक ये करेक्टर है, और ये इनके कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है, मतलब इनके ऑपोजिट करेक्टर है। अगर एक राउंड है तो दूसरा रिंकल्ड है, एक येलो है तो दूसरा ग्रीन है। ठीक है, इनके बीच में जब आप क्रॉस कराओगे, ऐसे क्रॉस को हम क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दो करेक्टर्स आप ले रहे हो, डाई से समझ आ रहा है, एक आपने शेप का करेक्टर लिया, एक कलर का। जब सिंगल करेक्टर ले रहे हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब टर्म्स तो हमने समझ लिए, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। नेक्स्ट क्या हमारे पास, अब हम बात करते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स की। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है हमारे, जी जे मेंडल। ठीक है, जी जे मेंडल, जी फॉर ग्रिगोर जोहान मेंडल, ग्रिगोर जोहान मेंडल। तो फादर कौन है, ग्रिगोर जोहान मेंडल। अब इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोला गया, क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, और ये जो आपका हेरिडिटी है या इनहेरिटेंस है, जो ट्रांसफर हो रहा है कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसको प्रूफ किया था इन्होंने। ठीक है, ऐसे क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, इनका मेन क्या था कि ये मैथ्स थे इनके पास, ठीक है, पर लेकिन मैथ्स का यूज करके इन्होंने क्या सॉल्व कर दी थी, बायोलॉजी सॉल्व कर दी थी। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, अब ये जो हमारे जीजे मेंडल है, जीजे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था किसके ऊपर, पी प्लांट पे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ऑन पी प्लांट। ये पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है आपका पाइजम सटाइवम, पाइजम सटाइवम, ये साइंटिफिक नेम है, और ये याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पी प्लांट इज कॉल्ड पाइजम सटाइवम।
अब इन पे जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो ये क्वेश्चन आता था, व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट, पी प्लांट को ही क्यों चूज किया था मेंडल ने। तो यहाँ पर कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से मेंडल ने जो है वो पी प्लांट को चूज किया था। पहला रीजन था शॉर्ट लाइफ साइकिल, शॉर्ट लाइफ साइकिल। शॉर्ट लाइफ साइकिल में क्या था कि ये जो प्लांट है ये बहुत जल्दी से ग्रो हो जाते थे, इनको ज्यादा टाइम पीरियड नहीं चाहिए था, तो बहुत जल्दी इनकी ग्रोथ हो जाती थी, 7 to 10 डेज में ये ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट लाइफ साइकिल थी बहुत ही। दूसरा, दे कैन शो सेल्फ एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्या शो करते थे, सेल्फ पॉलिनेशन एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन हमने पढ़ा हुआ है कि कोई ये प्लांट है, इसी में कोई फ्लावर है और इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक जो है गैमीट्स आएंगे और फ्यूजन होगा उसी प्लांट में, उसी फ्लावर में, उसको आप क्या कहते थे, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन होता था जो दो डिफरेंट फ्लावर्स है, इसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसके मेल से इसकी फीमेल तक गैमीट्स आ रहे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे, क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन दोनों शो करता था। दैट मीन्स कि अगर आपको कुछ करेक्टर्स जो है वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखने हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाती थी। ठीक है, क्योंकि अगर इसी में ही बार बार ये ब्रीड कर रहा है तो इसके करेक्टर बचे रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन करता था तो किसी और के साथ क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा है तो नई वेरिएशंस आ रही। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या हो जाता था, वेरिएशंस। ठीक है, वेरिएशंस आ रही थी, वेरिएशंस में ये क्या शो कर रहे थे, कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो अपीयर हो रहे थे। ठीक है, वेरिएशन मींस चेंजेस, तो वेरिएशंस देखने को मिल रही थी। इसके अलावा मेंडल टुक 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर्स, टोटल 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर जो है वो मेंडल ने चूज किए थे इनके। ये 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर कैसे थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक करेक्टर आपका हाइट का हो गया, हाइट में आपका टॉल और ड्वार्फ आ गया, ये आपस में क्या है, कंट्रास्टिंग करेक्टर है जो एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, इसके अलावा आपका पोड की शेप आ गई, पोड की शेप मतलब ऐसा होता है ना, हाँ, आपके मटर का जो छिलका हो गया, ठीक है, वो क्या है, पोड बोलते हैं उसको। तो पोड की शेप कैसी है, इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड ऐसी हो गई, ठीक है, और कंस्ट्रिक्टेड कैसी होगी, ये कंस्ट्रिक्टेड हो गई। ठीक है, इसके अलावा पोड कलर हो गया ग्रीन या येलो, ठीक है, जो पी है उसका कलर हो गया येलो ग्रीन, शेप हो गई, शेप में आपका राउंड एंड रिंकल्ड, दो शेप हो गई। ठीक है, और क्या हो गया, प्लांट का जो हाइट है या पोजीशन, प्लांट की पोजीशन, एक होती है हमारी एक्सियल और दूसरी होती है टर्मिनल। टर्मिनल जो बिल्कुल टिप पे होगी, एक्सियल जो साइड में। ठीक है, जो फ्लावर्स की पोजीशन होगी बिल्कुल टर्मिनल टॉप पे होंगे और एक्सियल साइड में होंगे। क्लियर, तो ये 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर हो गए आपके पास, 3 4 5 6, एक रह गया ना,
फ्लावर, फ्लावर का कलर पर्पल या वॉयलेट और व्हाइट। ठीक है, तो ये टोटल 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो है इन्होंने चूज किए थे। पी प्लांट के अंदर इन्होंने ये कैरेक्टर्स जो है वो देखे थे। अगर एक टॉल है तो दूसरा ड्वार्फ भी आ रहा था, कोई इन्फ्लेटेड पोर्ट शेप आ रही थी तो कंस्ट्रिक्टेड भी आ रही थी, पोर्ट का कलर ग्रीन येलो भी आ रहा था, पी का कलर येलो ग्रीन, शेप जो है वो राउंड और रिंकल्ड आ रही थी, पोजीशन फ्लावर की टर्मिनल एंड फ्लावर का कलर वॉयलेट एंड व्हाइट। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो है ये हमें देखने को मिले थे। नेक्स्ट क्या हमारे पास, मेंडल ने कुछ लॉज दिए थे। ठीक है, उन लॉज के बारे में पढ़ लेते हैं। लॉज ऑफ मेंडल। पहला लॉ क्या है हमारे पास, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें क्या एक्सप्लेन करता है कि आपके पास कोई भी दो चीजें है, ठीक है, एक है टॉल एक है ड्वार्फ। क्लियर, एक टॉल है एक ड्वार्फ है। जो डोमिनेंट वाला है वो अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर लेगा और जो ड्वार्फ वाला है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, इट स्टेट्स दैट डोमिनेंट कैरेक्टर express itself completely, whereas recessive character does not express itself completely in the presence of dominant character, in the presence of dominant character। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कह रहा है, कोई भी दो है, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है। कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा कंप्लीटली, स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर। इसी को हम क्या कह रहे हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, नेक्स्ट लॉ आता है हमारे पास, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट। ठीक है, सेग्रीगेट होना, अलग होना। क्लियर, अब यहां पर मेंडल क्या कह रहा था कि एक ट्रेट है, ये आपका एक ट्रेट है। ठीक है, इन अ ट्रेट देयर आर टू एलील्स, दो एलील्स है, दोनों एलील्स क्या हो जाएंगी, सेग्रीगेट हो जाएंगी एक दूसरे से, ईच अदर। ठीक है, एक ट्रेट है, ये कंप्लीट ट्रेट है, टॉल, ये टॉल है पूरा, ये क्या है, ड्वार्फ है पूरा। ठीक है, एक ट्रेट या एक जीन के अंदर दो अलील्स है। ठीक है, दोनों अलील्स क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाएगी, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, क्लियर, तो इसमें क्या कहोगे, और ये प्रोसेस मेनली कब होता है, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमीट्स फॉर्म करने होते हैं उस टाइम पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है। गैमीट्स फॉर्म करने का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे आपको पता है कि एक्स एक्स, ठीक है, और एक्स वाई, ये दो है आपके। जब कोई न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है तो एक्स एक्स सेग्रीगेट होते हैं, अलग होते हैं, एक्स वाई सेग्रीगेट होता है, और इनमें से कोई एक जाता है, एक्स और वाई कंबाइन करते हैं तो ये सन बन गया। तो इनको ये बनाने के लिए पहले क्या होना पड़ा, सेपरेट होना पड़ा। ठीक है, तो ये प्रोसेस कब हो रहा है, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमीट्स बनते हैं उस टाइम पे ही सिर्फ सेग्रीगेशन होता है, सिर्फ गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे। तो यहाँ पर ये लिखना जरूरी है, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर। फिर थर्ड आ जाता है हमारे पास लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस,
इनहेरिटेंस में क्या है आपका, यहाँ पर कोई भी करेक्टर है, ठीक है, वो क्या होगा, एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। करेक्टर्स, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कराने वाली थी मैंने, वैसे बता दिया, ये तुम्हारा है नहीं। इसमें क्या है कि एक करेक्टर जो है वो दूसरे में ट्रांसफर होगा, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होगा, ठीक है, मैंने बता दिया है, पर मैं थर्ड वही बताने वाली हूँ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लिखना है नहीं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब जो पहले वाले लॉ थे ना आपके, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो थे हमारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए, ठीक है। इनमें दोनों में हम क्या लेंगे, एक सिंगल सिंगल करेक्टर की बात करते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो डाई हाइब्रिड के लिए होता है, यहां पर हम दो करेक्टर्स की बात करते हैं, जैसे आपने कहा था राउंड एंड रिंकल्ड होगा, ठीक है, और येलो और ग्रीन होगा। राउंड के लिए हमने कैपिटल आर लिया, येलो के लिए कैपिटल वाई लिया, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर लिया, और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई लिया, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कह रहा है, इंडिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट है वो। तो ये जो ये वाला राउंड है और ये वाला जो येलो है, ये क्या कर रहा है, ये भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और ये भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। दोनों ही क्या है, डोमिनेंट है, और डोमिनेंट होने के बाद अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दो ट्रेट्स है ना बेसिकली, यहाँ दो करेक्टर है आपके, दो ट्रेट्स में से दोनों ही क्या आ गए, इस बार डोमिनेंट आ गए, ठीक है। या तो अलील होती थी, अलील में एक डोमिनेंट था, ठीक है, या एक रिसेसिव आ जाता था, जैसे अभी हमने पहले कैपिटल टी स्मॉल टी की बात करी, तो इसमें यही एक्सप्रेस कर पा रहा था, ये नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ पर दोनों ही ट्रेट कैसे आ गए, डोमिनेंट वाले आ गए, और डोमिनेंट वाले आने के बाद भी राउंड वाला भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, येलो वाला भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब वो डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट है, इसको आप क्या कह रहे हो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।